हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 हिंदी गोधूली भाग 2 का 10वां पाठ मछली पाठ का संपूर्ण व्याख्या कराने वाला हूँ। अर्थात आज मैं आपको मछली पाठ पढ़ाने वाला हूँ एक्सप्लेन करके। और अगर आप हिंदी गोधूली भाग 2 के किसी अन्य पाठ के एक्सप्लेनेशन की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर अन्य चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन की वीडियो को भी देख सकते हैं। और यहाँ सभी विषयों का PDF बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस फ्री PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का सबसे पहले आप इमेज देख लीजिए। मैं आपको सभी लेखक का इमेज इसलिए दिखा देता हूं ताकि आप लेखक को अच्छे से पहचान सके और उनके बारे में बताई गई बातों को अच्छे से याद रखें। तो ये थे विनोद कुमार शुक्ल। यहाँ से विनोद कुमार शुक्ल के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। आपको करना कि सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में हम आपको सभी बात बिल्कुल ही अच्छे से समझा दें, इसलिए सिर्फ ध्यान से आप मेरी बातों को सुनते हुए चलिएगा। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। उन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को अपनाया। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे 2 वर्षों 1994 से 96 तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य कविता संग्रह है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। उनके 3 उपन्यास नौकर की कमीज, खिलंगा यो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी तथा 2 कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके हैं। अर्थात इसमें बताया यह गया कि उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने काम क्या चुना था और उनकी रचनाएं के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। मछली कहानी पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्होंने वृत्ति के रूप में, अर्थात वृत्ति कहा जाता है काम को, कि उन्होंने अपने जीवन में जो काम किया था, जो कार्य शुरू किया था, उन्होंने वृत्ति के रूप में, काम के रूप में प्राध्यापन को अपनाया था। प्राध्यापन होता है मतलब पढ़ाना उन्होंने शुरू किया था, टीचिंग को आगे बढ़ाया था। और वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी थे। इंदिरा गांधी कृषि एक विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय में वे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भी रहे थे। वे 2 वर्षों 1994 से 1996 ईस्वी तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे थे। उनका पहला कविता संग्रह का नाम था लगभग जय हिंद, वह पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उनका अन्य कविता संग्रह भी है, कविता संग्रह का ही नाम है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। ये उनकी अन्य कविता संग्रह के नाम हैं। उन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे। पहला था नौकर की कमीज, दूसरा था खिलांगा यो देखेंगे और तीसरी थी दीवार में एक खिड़की रहती थी। तथा 2 कहानी संग्रह उन्होंने रचना की थी, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, वे भी प्रकाशित हो चुके हैं। उनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इसी भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। अर्थात उन्होंने जो उपन्यास की रचना की थी, उन्होंने 3 उपन्यास की रचना की थी, नौकर की कमीज, खिलांगा यो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो जो उनके उपन्यास थे वे उनके लोकल भाषा में थे, लेकिन उनके उपन्यास को भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो कर दिया गया था। भारत में अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है, इसलिए भारत के सभी जगह उनकी उपन्यास को पढ़ा जा सके, क्योंकि उनका उपन्यास बहुत अधिक अच्छा था, इसलिए भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है। इसी भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। नौकर की कमीज उपन्यास पर, नौकर की कमीज भी उन्हीं का एक उपन्यास था, उस पर मनी कोल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ। अर्थात नौकर की कमीज उनका एक उपन्यास इतना अधिक अच्छा था कि उस पर मनी कोल द्वारा, अर्थात मनी कोल एक किसी फिल्म डायरेक्टर का नाम हुआ, तो उन्होंने उस फिल्म नौकर की कमीज उपन्यास पर एक मूवी का भी निर्माण किया था। उसी के आधार पर एक मूवी भी बनाई थी। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात इनको 3 पुरस्कार मिले थे। 3 ही पुरस्कार कब मिले थे और कौन कौन से पुरस्कार थे, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इनको मिला था
इनको मिला था विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी में रघुवीर साहित्य स्मृति पुरस्कार, 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। और इनकी एक उपन्यास थी नौकर की कमीज, इस पर मनी कौल ने एक फिल्म का भी निर्माण किया था। तो इनकी रचनाएं की थी, इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने काम क्या चुना था और इनके रचनाएं उपन्यास इनके किस पर मूवी बना था, इनको कौन से सम्मान मिले थे, इस पैराग्राफ में आपने इन बातों को पढ़ा। अब अगले पैराग्राफ में आप इनके बारे में कुछ और जानिएगा। तो 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। अर्थात इस पहले जो विनोद कुमार शुक्ल थे वे सिर्फ रचनाएं और कहानियों और उपन्यासों का रचना करते थे, लेकिन 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी 2 एक कहानियां भी सामने आई थी। पास और प्रवास से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल, अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुखी जीवन का ध्यान आकृष्ट किया था। यह खूबी भाषा ये तकनीक पर निर्भर नहीं थी, इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थी। यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक यह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई है। अर्थात जब वे कवि के रूप में सामने आए थे तो उन्होंने 2 एक कहानियां भी उनकी सामने आई थी और वे कहानियां बिल्कुल ही अलग थी। उनकी जो देखने में बनावट थी वह तो सरल थी, किंतु वह अपने न्यारेपन के कारण और सुखी जीवन का ध्यान आकृष्ट करने के कारण बिल्कुल ही अलग थी, बिल्कुल ही अच्छी थी। उस कहानी का जो खूबी था वह यह था कि भाषा या तकनीक पर निर्भर उसकी खूबी नहीं थी, उसकी जड़ें और संवेदना में अनुभूति थी। और वह जड़ें और अनुभूति जो थी, एक्सपीरियंस जो था, वह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती है। अर्थात उनके भीतर में जो है खासियत पैदा हुई थी कि उन्होंने एक न्यारेपन कहानी का निर्माण किया था, वो उन्होंने कहीं से सीखा नहीं था, वह उनके भीतर से ही पैदा हुई थी। और उसी समय से वे लेकर आज तक उनकी कविता, उपन्यास और कहानियां हमेशा प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए आई है। इस कहानी का नाम है मछली। इस पाठ में आप मछली कहानी को पढ़िएगा। तो मछली कहानी में आप क्या पढ़िएगा उसके बारे में एक संक्षिप्त वर्णन यहाँ बताया गया। प्रस्तुत कहानी, जो कि प्रस्तुत कहानी से तात्पर्य मछली कहानी। तो मछली कहानी कहानियों के उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। तो जैसा कि हमने आपको एक फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा दिया था, उनके कहानी के 2 कहानियों की उन्होंने रचना की थी। एक था पेड़ पर कमरा और दूसरा था महाविद्यालय। तो ये जो मछली कहानी ली गई है यह उनके कहानियों के संकलन महाविद्यालय से ली गई है। कहानी बचपन की स्मृति की भाषा शिल्प में रची गई है। इसमें एक किशोर की वह सांध्यकालीन स्मृतियाँ, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ और संबंधों को आलोकित करते हुए लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करता है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उसी के मित कथन से उपजी सादी भाषा में है। कहानी का समृद्ध प्रभाव गहरा और संवेदनात्मकता है। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक स्थायी प्रभाव भी छोड़ती है। अर्थात इस कहानी में आप क्या पढ़िएगा, ये कहानी किस टाइप का, वही संक्षिप्त वर्णन में आपको बताया गया कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मछली कहानी उनके कहानियों के संकलन महाविद्यालय से ली गई है। ये जो कहानी है ये बचपन की स्मृति, जो बचपन की यादें होती है उसी प्रकार की एक कहानी है। इसमें किशोर के जो स्मृति और दृष्टिकोण की समस्याओं को बताया गया। कहानी यह जो है मछली कहानी है एक छोटे शहर के निम्न मध्य परिवार के भीतर के वातावरण और जीवन यथार्थ के संबंधों को आलोकित करते हुए लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करता है। इस कहानी में जो घटनाएं बताई गई है वह घटनाएं जीवन प्रसंग के विवरण एक बच्चों की आंखें देखी हुए उसी के मित कथन में उपजी बिल्कुल ही सादी भाषा में यह कहानी है। कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मकता है। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक स्थायी प्रभाव भी छोड़ती है। तो इस कहानी के बारे में आप क्या समझें वो अब आप कहानी पढ़कर समझेंगे। यहाँ से शुरू होता है हमारा कहानी। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए आपको करना क्या, सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बनी हुई रहना है। मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। जब मैं इस कहानी को आपको पढ़ा दूंगा तो मेरे पढ़ाने के बाद आपके द्वारा ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए आप सिर्फ ध्यान से सुनते हुए चलिए, क्योंकि थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर आप 8 को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज के अनुसार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कहानी शुरू होता है। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नज़दीक पड़ता था। दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ के बिखराव में तेजी आ गई थी। अर्थात ये लेखक बताते हैं, लेखक इस कहानी के मुख्य पात्र, और वो कहते हैं कि दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से जो घर था वह नज़दीक पड़ता था। दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ के बिखराव में तेजी आ गई थी। अर्थात बारिश होने लगी थी और बारिश होने से जो बाजार में भीड़ रहता है उस भीड़ में कमी आ गई थी, बिखराव में तेजी से कमी आ गई थी।
दौड़ इसलिए रहे थे, डर लगता था कि मछलियाँ बिना पानी के झोले में ही ना मर जाए। झोले में 3 मछलियाँ थी। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे, 2 जिंदा थी। झोले में उनकी तड़प के झटके मैं जब तब महसूस करता था, मन ही मन सोच रहा था कि मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे, जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। अर्थात ये कहानी मछली और मछली के बारे में आप इस कहानी में पढ़िएगा। जो आप कहानी धीरे धीरे पूरा पढ़िएगा, जब कहानी आधा समाप्त होगा तब आपको समझ आने लगेगा सभी बातें। अभी आप सिर्फ ध्यान से सुनते हुए चलिए। तो वे बाजार में दौड़ इसलिए रहे थे लेखक, क्योंकि उनके झोले में एक मछलियाँ थी और उनको लग रहा था कि वे जो मछलियाँ वे बिना पानी के मर न जाएं, इसलिए वे दौड़ रहे थे। झोले में उनकी 3 मछलियाँ थी। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी ने खरीदा था, और जो 2 मछली बची हुई थी वो जिंदा थी। झोले में जब वे तड़प रहे थे तो उनके झटके को जब वे महसूस करते थे तो वे मन ही मन सोच रहे थे कि एक मछली पिताजी से जरूर मांग लूंगा और फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करूंगा, और जब मन होगा बाल्टी से उस मछली को निकाल कर खेलूंगा और फिर बाद में उसे कुएं में डाल दूंगा। ऐसा वे सोच रहे थे और तेजी से दौड़ते हुए भाग रहे थे। अब जोर से पानी गिरने लगा था। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया, ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े, उनमें थोड़ी जान आ जाए। संतू भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह से भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज कर जोर से उछली। झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। अर्थात जब आपने इससे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ लिया कि बूंदे पड़ने लगे थे, अर्थात थोड़ी थोड़ी बारिश जो थी वह होने लगी थी, लेकिन जो बारिश था वह अब जोर से पानी गिरने लगे था। बरसते पानी में खड़े होकर उनके झोले में 3 मछलियाँ थी, जिसमें से 2 मछली जिंदा थी और 1 मछली मरी हुई थी। तो उन 2 मछलियों को और अधिक मछलियों पर थोड़ी जान आ जाए, इसलिए उन्होंने आकाश में झोले के मुंह को खोल दिया, ताकि उसमें कुछ पानी के बूंदे गिरे और जो बची हुई मछलियाँ उनमें उनको कुछ राहत मिले। संतू भी उनके साथ था। लेखक और संतू दोनों भाई थे, दोनों साथ में भाग रहे थे। तो संतू भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह से भीग गए थे। तभी कोई मछली, अर्थात दोनों मछली में से कोई एक मछली पानी के छींटों को पाकर कहीं आसपास कोई तालाब या नदी का अंदाजा लगाकर जोर से उछली, इसलिए झोला मेरे हाथों से छूटते छूटते बचा। नहान घर का दरवाज़ा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था। नहान घर कहा जाता है बाथरूम को, तो बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से हम लोगों ने, अर्थात उन दोनों ने बंद कर लिया था। भरी हुई बाल्टी थी, उसे आधी खाली कर मैंने झोले की तीनों मछलियाँ उड़ेल दी। अगर बाल्टी भरी होती तो मछलियाँ उछल कर नीचे आ जाती। एक बार छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसल कर नहान घर की नाली में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतू ने टटोल कर ढूंढा था। जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहाँ घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी में मछली दिखी नहीं। दीदी ने बताया था कि वह मछली इस नाली से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मोहरा नदी में चली जाएगी। अर्थात सबसे पहले तो उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया था और एक पानी से भरी हुई बाल्टी थी। सबसे पहले उन्होंने उसको आधी खाली कर लिया और उनके झोले में जो 3 मछलियाँ थी, उन तीनों मछलियों को उस भरी हुई पानी के बाल्टी में उड़ेल दिया, अर्थात डाल दिया। अगर उन्होंने सोचा कि अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाती, और वे पुराने समय की बात को बताते हैं कि एक बार एक छोटी सी मछली उनके हाथ से फिसल कर बाथरूम के नाली में घुस गई थी, और हाथों से उन्होंने और संतू ने टटोल कर खूब ढूंढा था, लेकिन जब दिखी नहीं तो वे घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहां नाली का निकास था। वहां घर की नाली एक बड़े नाली से मिलती थी, और गंदे पानी में मछली दिखी नहीं तो दीदी ने बताया था कि वह मछली इस नाली से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी और फिर शहर से 3 मील दूर मोहरा नदी में चली जाएगी, इसलिए वह नहीं मिलेगी। तो उन्होंने ये सोचकर आधा बाल्टी पहले ही पानी गिरा दिया, ताकि ये मछली भी वैसे नहीं हो, मोहरा नदी में ना चली जाए। संतू भीग गया था, इसलिए संतू ठंड से काँप रहा था। माँ हम लोगों को भीगा देखेगी तो मार पड़ेगी। मैंने संतू से कहा कि वह कमीज उतार कर निचोड़ ले। कमीज उतार कर हम दोनों ने निचोड़ी, पेंट की मुट्ठियों से। सबसे पहले जो संतू था वह ठंड से काँप रहा था। हम लोगों को अगर भीगा माँ देख लेगी, वे दोनों भाई थे, और उन दोनों को अगर उनकी माँ भीगा हुआ देख लेती, बरसात में भीगा हुआ, तो उन दोनों को मार पड़ती। इसलिए उन्होंने संतू से कहा कि वह कमीज उतार कर कमीज को अच्छी तरह निचोड़ ले और पानी को सुखा दे। कमीज उतार कर हम दोनों ने निचोड़ ली, पेंट की मुट्ठियों से दबा दबा कर निचोड़ा, अर्थात जो नीचे पैंट पहनी हुई थी उसको अपनी मुट्ठियों से दबा दबा कर निचोड़ा और पैंट के पानी को भी गिरा दिया। फिर हम दोनों केवल पैंट पहने, गोद में गीली कमीज दबाए बाल्टी को घेर कर बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वह शायद मर गई थी। जैसे कि आपने पहले पढ़ लिया कि 3 मछलियाँ थी, जिनमें से 2 मछलियाँ तो जिंदा थी और 1 मर गई थी। तो जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वही शायद मर गई थी। संतू से मैंने कहा
अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतू ने सिर हिलाकर कहा। अच्छा। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वह मछलियों को छू कर देखना चाहता था, लेकिन डरता था। बाल्टी के थोड़ा और पास खिसक कर मैंने मछली को पकड़ते हुए कहा, संतू तू भी छू कर देखना। तो संतू जो था वह लेखक का भाई था, और लेखक बताता है कि उन्होंने संतू से कहा कि अपने सबसे पहले जो ये ऊपर वाला मछली है, ये जो सबसे ज़्यादा उछल रहा है, इसे हम लोगों पिताजी से मांग लेंगे। संतू ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा यही वाला मांग लेंगे। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वह मछलियों को छू कर देखना चाहता था। जो संतू था वह मछलियों की तरफ बड़े प्यार से देख रहा था, और वह मछलियों को छू कर भी देखना चाहता था, लेकिन वह डरता था, वह छोटा था। बाल्टी के थोड़ा और प्यास खिसक कर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, अर्थात लेखक ने कहा, संतू तू भी छू कर इसको देखना। तब संतू बोला, नहीं काटेगी। संतू ने इनकार करते हुए कहा, मैं तो छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती, ले छू। संतू ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ, फिर डरकर उसने अपना हाथ खींच लिया। अर्थात जब संतू से लेखक ने कहा कि ये मछलियाँ नहीं काटेगी, तब संतू ने इनकार करते हुए कहा, नहीं काट लेगी, तो मैं छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटती है, ये मछली नहीं काटती है, ले छू। तब संतू ने डरते हुए एक मछली को ऊपर से एक उंगली से छुआ, फिर डर कर उसने अपना हाथ ऊपर की ओर खींच लिया। तब लेखक बोले, डरता क्यों है, कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया। मछली मेरे हाथों से फिसल पड़ रही थी। मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही वह मछली तो पानी के छोटे हम लोगों पर पड़े। पानी के छींटे होगा, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कि अर्थात जब मछली फिसल रही थी उनके हाथ से, तो उन्होंने मछली को दोबारा पानी के बाल्टी में फेंक दिया। और जब बाल्टी में फेंका तो बाल्टी में जब ऊपर से कोई चीज़ फेंकी जाती है तो उसमें जो पानी होता है उसमें कुछ हलचल होता है, और उस हलचल से जो पानी का छींटा था वह उन लोगों पर पड़ा। तब संतू चौंक कर थोड़ा पीछे हट गया था। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती थी, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। अर्थात जो नीचे 3 मछलियां थी, जिनमें से 2 जिंदा थी, 1 मरी हुई थी। तो जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी, जो मरी हुई मछली थी, उसमें लेखक अपनी परछाई को देखना चाहते थे, अपने आप को देखना चाहते थे। लेकिन उनकी दीदी ने उनको कहा था कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है, और वे इसी बात को कन्फर्म करना चाहते थे। तो बाल्टी में हाथ डालकर, यहाँ चाल्टी नहीं, यहाँ बाल्टी होगा, 1 या 2 वर्ड आपको टाइपिंग में मिस्टेक होगा, क्योंकि हिंदी वर्ड टाइपिंग करने में थोड़ा जल्दबाजी में गलती हो जाता है, लेकिन इंग्लिश जब हम आपको पढ़ाएंगे तो टाइपिंग में थोड़ा भी मिस्टेक नहीं रहेगा। तो 1-2 वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ होगा बाल्टी, क्योंकि बाल्टी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मूर्ता से उस मछली को बाहर निकाला, नहान घर के फर्श पर धीरे से रख दिया, उसकी मूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया, तो भी उस मछली में थोड़ी भी हरकत नहीं हुई। उसकी लंबी एक बाल को मूछे से छल्लेदार बन गई थी। संतू तू इसकी आँख में झांक के देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या? मछली बाहर फर्श पर थी, इसलिए संतू थोड़ी दूर हटकर बैठा था। अर्थात जो सबसे नीचे वाली मछली थी, जो मुर्दा मछली थी, उसको सबसे पहले लेखक ने बाहर निकाला, और जो बाथरूम का फर्श था, जो जमीन था, उस पर धीरे से रख दिया, और उसकी जो मूंछ थी, उस मूंछ को पकड़कर उसको हिलाया, तो उसमें किसी प्रकार का कोई हरकत नहीं हुआ, क्योंकि वह तो मरी हुई मछली थी, और मछली बाहर फर्श पर थी, इसलिए संतू थोड़ी सी दूर हटकर बैठा था। मेरे यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंखों में उत्सुकता से झांकने लगा, और पास से देख, परछाई दिखती है? समझाते हुए मैंने उससे कहा, दीदी कहती है मरी मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतू चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं। तो मैंने उसको भी ये बात बताई कि दीदी ने मुझे कहा था कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती है, इस चीज़ को आप भी ट्राई करके देखिएगा, दिखती है या नहीं। तो दीदी ने जब उसको कहा था, तो वही बात वह संतू को समझाता है, और संतू झांक कर उसकी ओर देखता तो है मछली की आंखों की ओर, लेकिन वह बिल्कुल ही चुपचाप था, वह कुछ भी नहीं बोल रहा था कि परछाई दिखती है मुझे या नहीं दिखती है, तुझसे कुछ भी नहीं बनता, कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा, तो उसकी आंख में धुंधली धुंधली सी परछाई दिखी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। अर्थात जब वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा हुआ था, चुपचाप बैठा हुआ था, तब मैंने कहा कि तुझसे कुछ नहीं होगा। मैंने दोनों हाथों से मछली को उठा लिया, फिर मछली को मैंने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा, तो उसकी आंखों में धुंधली धुंधली परछाई दिखी थी। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था मुझे कि यह परछाई मेरी थी या फिर मछली की आंख ही ऐसी हो गई थी, मछली का आंख का रंग ही ऐसा हो गया था। शायद थोड़ी जान है, जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला, मैंने संतू से कहा, और मैंने फिर मछली बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतू लौटकर आया तो कहा, दीदी तो सो रही है, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, माँ कहाँ है? ये बातें उन दोनों के बीच हो रही थी। माँ कहाँ है? उस तरफ मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया, चाचा मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी, दुख से मैंने कहा। अर्थात वह संतू को बोला कि जा दीदी को बुला ला, इस मछली में लगता है थोड़ा बहुत जान है। तो जब संतू कुछ देर के लिए बुलाने के लिए गया, तो वह आकर बोला कि दीदी तो सो रही है। तो
उसे आश्चर्य हुआ कि दीदी अभी दिन को सो रही है। तब उसने पूछा कि माँ कहाँ है, तो उसने बताया कि माँ तो मसाला पीस रही है। तब उसका दिल बैठ गया और वह बोला, चह चह, मछली के लिए ही मसाला होगा, आज यह बनेगी। दुख से मैंने कहा, भैया मछली अभी कट जाएगी? भोलेपन से संतू ने पूछा। हाँ, अर्थात वे दोनों भाई थे और जो संतू था वह छोटा भाई था। उसने बड़े भाई से पूछा, भैया मछली अभी कट जाएगी? तो भोलेपन से संतू ने पूछा, हाँ। फिर संतू उदास हो गया। मछली कट जाएगी इस बात को सुनकर वह उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए अलग से पाटा था। उस पाटे के ऊपर ही मछली लगकर काटी जाती थी। पाटे में चक्कू के आड़े तिरछे निशान बन गए थे। यह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रखा रहता था। जिस रोज मछली बनती थी उसी रोज यह पाटा निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। आंगन में आकर मैंने देखा, जिस जगह मछली काटी जाती थी वही पाटा धुला हुआ रखा था। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। मैंने सोचा, भग्गू कुआं के पास चक्कू का जो धार होगा उसको तेज कर रहा होगा। नहानघर का दरवाजा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियां थी। माँ वहाँ शायद नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था। अर्थात वे आगे बताते हुए कहते हैं कि उनके घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटे की व्यवस्था थी और उस पाटे के ऊपर वे मछली रखकर काटते थे। जो पाटे में चाकू होता है, उस चाकू के आड़े तिरछे निशान बन गए थे, क्योंकि वह पाटे सिर्फ और सिर्फ मछली काटने के लिए यूज होती थी। जैसे कि आपके घर में कई बर्तन ऐसे होते होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मीट मांस वगैरह बनाने के लिए ही यूज होते होंगे। उसी प्रकार उनके घर में एक पाटा था जो पर्ची में ड्रम के पीछे रखा रहता था और जिस दिन उनके घर में मछली आती थी उसी दिन उस पाटे को निकाला जाता था। जो घर का नौकर हुआ करता था, घर का नौकर इनके भग्गू था। उस नौकर का नाम भग्गू था, आप आगे पढ़िएगा। तो घर का जो उनका नौकर था वही मछली काटने का काम करता था। जो बारिश हो रही थी उस बारिश का अर्थात पानी का गिरना बिल्कुल ही बंद हो गया था, अर्थात बारिश बंद हो गया था। आंगन में आकर जब लेखक ने देखा तो जिस जगह मछली काटी जाती थी वही पाटा धुला हुआ अर्थात धोकर रखा हुआ था और पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। जब मछली को काटा जाता है तो वह हाथ से फिसलती है, इसलिए चूल्हे की राख लगाकर हाथ में उसको काटा, जिस कारण मछली फिसले न। मैंने सोचा, भग्गू कुआं के पास चक्कू के धार को तेज कर रहा होगा। नहानघर का दरवाजा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियां थी। माँ वहाँ शायद नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार चाहा भी था कि हम लोग मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने बिल्कुल ही सख्ती से मना कर दिया था और किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। उस घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियाँ नहान घर में हैं, आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियाँ निकल आया। अर्थात जो भग्गू था उसको मालूम था कि जो मछलियां वह बाथरूम में है। आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियां निकाल आया। अंगोछे कहा जाता है गमछी को। जो गमछी होता है उस गमछी में जब वह उस चक्कू के पाटे के चक्कू को पजा कर आया था, जब तेज धार उसका करके आया था, तो उसी समय वह अपनी गमछी में तीन ही मछलियों को बांध कर भी ले आया था। कुएं में मछली पालने का जो उत्साह था उन दोनों के बीच, वो उत्साह थोड़ा बुझ सा गया था। पिताजी शायद अभी तक नहीं आए थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई। फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लूँ। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू के बालों को टॉवेल से पोंछकर उनमें तेल लगाया। बाएं हाथ से संतू की ठुड्डी पकड़कर दीदी ने उसके बाल संवार दिए थे। जब दीदी संतू के बाल संवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को एक टक्की बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि जो दीदी है वह बहुत सुंदर है। अर्थात जब उन्होंने देखा कि अब मछली जो वो कुएं में पालना चाहते थे, जब उनका उत्साह अब बुझ गया था, तब उसने बुलाया संतू को और बोला कि जो तुम्हारे कपड़े भीगे हुए हैं इसको चेंज कर लो। तो वह दीदी के रूप में गया और जब दीदी ने देखा कि वे गीले हैं तब उन्होंने संतू के सबसे पहले कपड़े पहनाए। और संतू के जो बाल थे वे बड़े बड़े थे और संतू के बाल बड़े थे इसलिए दीदी ने उसके बालों को टॉवेल से पूंछ दिया और उसमें टॉवेल से पोंछकर उनमें तेल भी लगाया और बाएं हाथ से संतू की ठुड्डी पकड़कर दीदी के बाल संवार दिए। जो लेखक था वह घर के धुले हुए कपड़े को पहन रहा था, लेकिन दीदी ने उनको मना कर दिया कि जो धोबी के द्वारा धोया वो कपड़ा उस कपड़े को पहनो, और पेटी से निकाल कर उन्होंने कपड़े को भी दे दिया। तो ये सभी बातें हुई जब वे दीदी के रूम में चले गए थे। सभी लोग कहते थे कि जो उनकी दीदी थी वह सुंदर थी। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले तो दीदी चुपचाप रही, फिर कहा कि मैं दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूं, यह कमरे में अकेले लेटेगी।
मतलब बताया ये जा रहा है कि जो बात वे पहले करते आ रहे थे वही बात वे आगे दीदी को बताते हैं कि दीदी से मैंने कहा दीदी आज मछली आई है, 3 मछली है। जो आपने शुरू से पढ़ रहे हैं कि मछली 3 थी, एक मरी हुई थी, 2 जिंदा थी, तो एक शायद मर गई है। उन्हें अभी भग्गू काटेगा, जो घर का नौकर था, जो मैंने आपको बताया कि उनके घर में जो नौकर हुआ करता था वही मछली काटने का काम करता था और उस घर के नौकर का नाम भग्गू था। तो भग्गू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर मैंने बाहर कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूं, ऐसा उन्होंने कहा दीदी ने। यह कमरे में अकेले लेटी हुई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी हुई थी। अर्थात दीदी ने हम लोगों को कहा कि तुम लोग बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी और देर तक लेटूंगी और अधिक सोऊंगी। भग्गू के पीछे खंबे के पास टिककर हम दोनों मछली का कटना देखने लगे। भग्गू ने एक मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर कस कर 2-3 बार पटका, फिर मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली, पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही संतू एक मछली अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। भग्गू भी मछली काटना छोड़कर अरे 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 कहता हुआ उसके पीछे पीछे भागा। मैं वहीं खड़ा रहा, पाटे में राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी, उसी को देख रहा था। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई थी उसका धीरे धीरे लहरना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भागा। अर्थात 3 मछली थी, 3 मछली में से एक मछली को तो भग्गू ने काट ही दिया था, एक मछली वहीं लहरहार था, लहराना जो लेखक को दिख रहा था। और जो एक बची हुई मछली थी, जो मुर्दा मछली थी, उसको लेकर जो संतू था, जो उसका छोटा भाई था, वह बाहर की ओर तेजी से भागा। और जो मछली काट रहा था भग्गू, वह नौकर जब उसको देखा कि वह मछली लेकर भाग रहा तो वह मछली काटना छोड़कर अरे 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 यह कहता हुआ उसके पीछे भागा और पाटे में राख से जो लिपी हुई मछली थी उस कटी हुई मछली को लेखक देखने लगे। तो मैंने सोचा कि जो संतू है मुर्दा मछली लेकर भागा, अर्थात मरी हुई मछली को लेकर भागा। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। दीदी से दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा कि दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे याद आया। वैसे ही धीरे से दरवाज़ा बंद कर मैं बाहर आ गया। भग्गू और संतू अभी तक नहीं थे। अर्थात जब भग्गू संतू के पीछे भागा, संतू मछली लेकर भागा था, तो उस समय लेखक दीदी के कमरे की ओर आए। दीदी के कमरे की ओर से उनको हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी और जब उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो दीदी जिस साड़ी को पहनी हुई थी उसी साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए हुए सिसक कर रो रही थी। तभी दीदी जिस तरह से हिचक रही थी, उसकी हिचकी लेते ही दीदी को पूरा सिहर उठता था और जो अंगोछे में लिपटी हुई मछली का लहरना लेखक को याद आया। वैसे वह धीरे से दरवाज़ा बंद कर बाहर आ गए और भग्गू और संतू अभी तक नहीं थे। बाड़े की तरफ आकर मैंने देखा कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझकर पट पड़ा था। कुएं के पास जो संतू था वह जमीन पर जानबूझकर लेटा हुआ था, दोनों हाथ से मछली को अपने पेट के पास छिपाया हुआ था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था, शायद उसे डर था कि मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी उसे डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अर्थात जो संतू था वह कीचड़ में अच्छी तरह से लेट गया और लेट कर मछली को अपने दोनों हाथों से पकड़कर पेट की तरफ छुपा लिया। और भग्गू उससे ज़बरदस्ती नहीं छीन रहा था, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि अगर वह ज़्यादा छीनने की कोशिश करेगा मछली को तो वहीं पास में कुआं था, कहीं संतू उस मछली को कुएं में ना फेंक दे, ये उनको डर था। और जब वह फेंक देगा तो उनको, उस नौकर को, उस भग्गू को, उस घर के जो संतू का पिता उससे डांट पड़ेगी, इसलिए। और तभी लेखक ने सुना कि अंदर से की तरफ से पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तीनों मछलियों के कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहाँ लेटी थी उस कमरे का दरवाज़ा खुला था, शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियाँ बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। अर्थात लेखक को लगा कि दीदी इसलिए रो रही है क्योंकि पिताजी ने दीदी को मारा है। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहाड़ कर कहा, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सहमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े पहनकर बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लगी थी। तो यहाँ बहुत ही मेन पॉइंट है जो बहुत सारे टीचर समझाते रहे, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा कि भग्गू जब बाहर की ओर जा रहा था तो पिताजी ने भग्गू को, अर्थात नौकर को, दहाड़ कर कहा, तेजी से कहा, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। तो अब यहाँ आप समझ रहे होंगे कि भग्गू, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, उस घर का नोकर था। पाठ के जो लेखक हैं वे आपसे बात ही कर रहे हैं
और जो पाठ के लेखक के भाई थे उसका नाम संतु था और दीदी को दीदी के नाम से पुकारा जा रहा है और माता पिता को माता पिता। लेकिन ये नरेन कौन था? तो नरेन था दीदी का प्रेमी। जो दीदी थी नरेन के कारण ही रो रही थी, नरेन के कारण ही वह सिसकी कर कर रो रही थी, उसको पिताजी ने नहीं मारा था। तो जब पिताजी को पता चला था उनके प्रेमी के बारे में, उनके नरेन के बारे में, तब वे बोले कि अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। भगू चुपचाप सुर हिलाकर चला गया। संतु जो था वह सहमा चुपचाप खड़ा था। जब पिताजी की तेजी से बातों को सुना तो जो संतु था वह भी डर गया था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। जो अच्छे अच्छे कपड़े दीदी ने उसको पहनाए थे वे कीचड़ से, जब वह कुएं के बगल में लेटा हुआ था कीचड़ में, तब उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। और बाल, जिसको दीदी ने, उसके लंबे लंबे बाल थे जिसमें तेल लगाकर टॉवल से पोंछकर अच्छी तरह से संवारा था, दीदी ने प्यार से संवारा था, उसमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला। मतलब बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाल लिया, फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर को पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की जैसे गंध आ रही थी। तो यही पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में किन किन बातों को आपने समझा है, मुझे आशा है कि आप पूरे पाठ को बिल्कुल ही अच्छे से समझ गए होंगे। मैं जितना अधिक अच्छे से समझा सकता था बिल्कुल ही मैंने अपना पूरा प्रयास किया इस पाठ को अच्छे से समझाने का। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर से जरूर देखिएगा और इसके PDF को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं हुए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके PDF के अलावा भी आपको अन्य सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नोट्स और PDF आपको लगातार मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर, और क्लासेस की अपडेट भी मिलते रहेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे मेरे पास क्लास 10 के स्टूडेंट्स और अधिक हो जाएं और मैं आपके लिए आगे लाइव क्लास भी करवा सकूं, आप सभी को लाइव पढ़ा सकूं और लाइव बातचीत हम लोगों की हो सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।